हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशियोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। तो हम लोगों ने कल कार्ल मार्क्स के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए थिंकर के साथ, जो कि है मैक्स वेबर। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया आपके फैमिली या रिलेटिव में, वो ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोगों ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें। और ये रेफरल कोड सभी कोर्सेज में अप्लाई होता है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या पेपर फर्स्ट हो या दूसरे किसी भी सब्जेक्ट पे ये अप्लाई होता है। यानी ऑल कोर्सेज पे आपको ये रेफरल कोड आपको हेल्प करेगा। सारे कोर्सेज पे ये रेफरल कोड अप्लाई होता है। सो आपके फ्रेंड या रिलेटिव में जिन्होंने भी फिलर फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, उनको आप ये रेफरल कोड सजेस्ट कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज के लिए ये अप्लाई होता है। सो जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया है, उनको आप रेफरल कोड सजेस्ट कर सकते हैं। और हमारी जो क्लासेज होती हैं वो डेली 3 PM पे होंगी। इन केस अगर क्लासेस 3 PM पे नहीं हो पाती हैं तो 8 PM पे क्लासेस होंगी। ठीक। और 8 PM पे क्लासेस होंगी तो ये पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 3 PM पे क्लासेस डेली होंगी हमारी। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्स वेबर, एक नए थिंकर के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं सोशियोलॉजी में। एक 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो मैक्स वेबर आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी अबाउट से क्वेश्चन नहीं आता है, यानी कि इनके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में आपसे। सिर्फ इतना पूछा जाता है कि हो सकता है कि एरिया के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि मैक्स वेबर कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कहाँ से बिलोंग करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मन थिंकर। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्स वेबर जो है वो एक जर्मन थिंकर है। ठीक। 1 मिनट। सो अबाउट से कभी भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है।
मैक्समिलियन कार्ल एमाइल वेबर वाज अ जर्मन सोशोलॉजिस्ट। ठीक, तो ये क्या थे? एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, जूरिस्ट थे एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, हु इज रिगार्डेड एज among द मोस्ट important theorist of the डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी। ठीक, तो ये मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जितनी भी थ्योरीज थी उनके बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट माने जाते हैं मैक्स वेबर। हिज आइडियाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस सोशल थ्योरी एंड रिसर्च। इनकी आइडिया जो है वो सोशल थ्योरी और रिसर्च को इन्फ्लुएंस सोशल थ्योरी और रिसर्च को इन्फ्लुएंस करती है। एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया? मतलब एक ही क्लास नहीं किया हम लोगों ने, 3 क्लासेस किए हैं। ठीक, so Max Weber born at on 21st April 1864 at Germany, ठीक, died 14 June 1920 जर्मनी। ठीक, इन सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इन्फ्लुएंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इन्फ्लुएंस बाय कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस थे, प्लेटो से इन्फ्लुएंस थे, जॉर्ज सिमेल से इन्फ्लुएंस थे और इमैनुअल कांट से इन्फ्लुएंस थे। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, so Maximilian Karl Emil Weber was a German sociologist, historian, jurist, and political economist who is regarded as among the most important theorists of the development of modern Western society. His ideas profoundly influenced social theory and research. ठीक, next, research methodology. अनुसंधान क्रियाविधि क्या होती है या रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है मैक्स वेबर की, वो देखेंगे। ठीक, हम लोग अबाउट के बारे बाद हमेशा जो भी थिंकर को हम लोग पढ़ते हैं अबाउट के बाद हम लोग उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं। ठीक, सो वैल्यू फ्री, इनकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वैल्यू फ्री, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू रिलेवेंस। ठीक, वैल्यू फ्री, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू रिलेवेंस। सो हमेशा मैक्स वेबर से पहले जो इमाइल डर्कीम है या जो भी पॉजिटिविस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो भी रिसर्च होनी चाहिए वो वैल्यू फ्री होनी चाहिए। हमेशा जो है वो रिसर्च वैल्यू फ्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी बायसनेस उसमें नहीं आनी चाहिए। कभी भी आपके अपने आइडियाज जो है किसी भी रिसर्च में नहीं आने चाहिए। लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप रिसर्च करें। सोशल साइंसेज में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप रिसर्च करें और वैल्यू फ्री हो। ठीक, क्योंकि आप भी किसी एक कास्ट, किसी एक रिलीजन, किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर उसी पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बायसनेस आती है। तो इसी वजह से मैक्स वेबर कहते हैं कि मैक्स वेबर छूट देते हैं थोड़ी सी अपने आइडियाज को रिसर्च में लाने के लिए। ये कहते हैं कि टॉपिक चूज करने तक, जब तक आप टॉपिक चूज कर रहे हैं कि किस टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है, तब तक आप अपनी वैल्यूज लगा सकते हैं, तब तक आप अपनी बायसनेस लगा सकते हैं, अपने खुद के आइडियाज लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, अपनी टॉपिक चूज कर लेते हैं, वैसे ही आपको फॉलो करना होगा वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैसे ही आपको न्यूट्रल रहना होगा। ठीक, वैल्यू रिलेवेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं मैक्स वेबर के, वैल्यू फ्री, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू रिलेवेंस। ठीक, मेथडोलॉजिकल होलिज्म, इनकी जो मेथोलॉजी है उनको मेथडोलॉजिकल होलिज्म कहा जाता है। इनकी जो मेथोलॉजी है उसको मेथडोलॉजिकल होलिज्म कहा जाता है। मल्टी कॉजल फेनोमेना और कॉजल प्लूरलिटी। ठीक, इन इनकी जो मेथोलॉजी है मल्टी कॉजल फेनोमेना और कॉजल प्लूरलिटी पे ये बिलीव करते हैं। यानी कि मल्टी कॉजल फेनोमेना मतलब कोई भी फेनोमेना होता है वो उसके कई कॉज हो सकते हैं। कॉजल प्लूरलिटी मतलब किसी भी फेनोमेना के कई कॉज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक वजह से ही सारे कॉज होते हैं। एक फेनोमेना हमेशा कई कॉज के साथ हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही वजह से कोई चीज हमेशा हमेशा हो। ठीक, कभी वो किसी और वजह से होती है, दोबारा वो किसी और वजह से होती है। ठीक, तो अनुसंधान क्रियाविधि क्या है मैक्स वेबर की? मूल मुक्त होना चाहिए, मूल तटस्थता होनी चाहिए, मूल प्रासंगिकता होनी चाहिए। ठीक, मूल मुक्त, मूल तटस्थता, मूल प्रासंगिकता।
सो इमाम डकीम या जितने भी पॉजिटिविस्ट हैं, ठीक, जो ये मानते हैं कि हमेशा जो है जब भी आप अनुसंधान करने जा रहे हैं या शोध करने जा रहे हैं, तो आपका जो शोध है वो मूल मुक्त होना चाहिए, आपका खुद का मूल उसमें नहीं ऐड होना चाहिए, नहीं तो वो सही तरीके का शोध नहीं माना जाएगा। लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं कि समाज शास्त्र में या आप कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में ये संभव नहीं है, ठीक, क्योंकि आप किसी किसी न किसी समूह से बिलॉन्ग करते हैं, चाहे वो जात हो, धर्म हो, किसी भी समूह से आप बिलॉन्ग करते ही करते हैं, और वो आपके माइंड में हमेशा आता रहता है, हमेशा माइंड में आपके रहता ही है, ठीक। सो कभी भी आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में ऐसा संभव नहीं है। तो वो एक तरह की छूट देते हैं कि जब आप जो है किसी भी शोध का जो विषय है, वहां तक विषय क्या होगा उस विषय को चूज करते वक्त या उस टॉपिक को चूज करते वक्त आप अपना मूल लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी जो पूरी शोध होगी, पूरा अनुसंधान होगा, वो मूल मुक्त होना चाहिए, मूल तटस्थता होना चाहिए और मूल प्रासंगिकता होनी चाहिए उसमें, ठीक। फेनोमेना कहते हैं किसी भी इवेंट को, कोई भी चीज जो हो रही है समाज में, चाहे कोई भी इवेंट हो रहा हो, कोई भी चीजें हो रही है, कोई चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सारी चीजें फेनोमेना में आ जाती है, ठीक। सो इनका जो अनुसंधान क्रियाविधि है उसको मेथडोलॉजिकल होलिज्म के नाम से जाना जाता है। बहुकारणीय परिघटना को इन्होंने स्टडी किया है, कारण बहुलता को इन्होंने स्टडी किया है, यानी कि किसी भी परिघटना के कई कारण हो सकते हैं। किसी भी परिघटना यानी जो भी घटनाएं होती हैं समाज में उसी को ही परिघटना कहते हैं। किसी भी परिघटना की बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही कारण से हमेशा वो परिघटना होती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो बहुकारणीय परिघटना या कारण बहुलता कहा जाता है इसको, ठीक। तो ये भी मैक्स वेबर का ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आइडियल टाइप। आइडियल टाइप भी एक इनकी मेथोडोलॉजी ही है, आइडियल टाइप भी इनकी मेथोडोलॉजी ही है, ठीक है। ठीक, आदर्श प्रकार भी इनकी एक क्रियाविधि है। So a common mental construct in the social sciences derived from observable reality through not conforming to it in detail because of deliberate simplification and exaggeration, ठीक। सो आइडियल टाइप क्या है? एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडियल टाइप क्या है, नीचे ऑप्शन में दिया होता है कि इट इज अ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट, मीन आपके माइंड में ये बना हुआ होता है कि कोई चीज कैसी होनी चाहिए, कोई भी चीज कैसी होनी चाहिए, ये आपके माइंड में हमेशा बना होता है, ठीक। इन सोशल साइंसेज ड्राइव फ्रॉम ऑब्जर्वेबल रियलिटी। अब ये कहाँ से आती है? ऑब्जर्वेबल रियलिटी के जरिए, ऐसी रियलिटी जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, although not conforming to it in detail because of deliberate simplification and exaggeration। अवलोकनीय वास्तविकता से प्राप्त सामाजिक विज्ञानों में एक सामान्य मानसिक निर्माण, हालांकि जानबूझकर सरलीकरण और अतिशयोक्ति के कारण इसके अनुरूप नहीं है, ठीक। सो आदर्श प्रकार क्या होता है? आपके माइंड में आपका एक मानसिक निर्माण होता है। मानसिक निर्माण क्या है? आपके माइंड में एक चीज बनी हुई होती है कि कोई चीज कैसी होनी चाहिए, आदर्श हम उसको मानते हैं, आदर्श प्रकार। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि आइडियल टाइप की जब बात होती है तो हम ये सोचते हैं कि जो सबसे अच्छा हो उसी को हम लोग आम भाषा में आइडियल कहते हैं या आदर्श कहते हैं, जो अच्छा हो, ठीक। क्योंकि आदर्श क्या होता है? जो अच्छा होगा उसी को आदर्श मानेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आइडियल टाइप है उसकी मीनिंग अलग होती है, ठीक। मैक्स वेबर ने जो आदर्श प्रकार या आइडियल टाइप की बात की है उसकी मीनिंग थोड़ा अलग होती है। उसकी मीनिंग क्या अलग होती है? जैसे अगर मैं कहूँ कि एक टेबल का आइडियल टाइप क्या हो सकता है, एक टेबल है उसका आइडियल टाइप क्या हो सकता है? उसका आइडियल टाइप होगा कि एक अच्छा टेबल हो जो देखने में खूबसूरत हो, या मतलब उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हो। तो ये क्या होगा? एक आइडियल टाइप। आम भाषा में जो है इस टेबल का आइडियल टाइप यही होता है। लेकिन मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आइडियल टाइप देखें तो क्या होता है? आदर्श प्रकार या आइडियल टाइप क्या होता है टेबल का?
हम किसको टेबल कहेंगे? एक बुनियादी चीज, बेसिक चीज को ही उन्होंने आइडियल टाइप कहा। जैसे हम किसको टेबल कह सकते हैं कि जिसके 4 पैर हों, ठीक, 4 पैर हों और जिसपे एक फ्लैट नुमा जो है सरफेस बना हो, जिसपे हम लोग कुछ रख सकते हो, इसी को हम लोग टेबल कहते हैं आम भाषा में। ठीक, सो यही है। तो अब जितने भी 4 पैर और एक सरफेस वाली चीज होंगी जिसपे हम लोग कुछ रख के या बुक ही रख के या कोई भी चीज रख के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग टेबल कहेंगे। ये बेसिक चीज है। अब वो किस चीज से बना है, किससे नहीं बना है, वो अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, इससे मतलब नहीं, लेकिन उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जा रही है, इसीलिए हम उसको टेबल कहेंगे। तो यही है आइडियल टाइप का मतलब, कि किसी भी चीज की जब आप स्टडी करने जाएंगे तो उसकी बेसिक चीजों को देखेंगे, कि उसकी बेसिक चीजों को देखेंगे कि किसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि टेबल किसको कहें, तो हमारे माइंड में हमेशा यही बेसिक चीज होना चाहिए, यही आइडियल टाइप होना चाहिए कि अगर 4 पैर और एक सरफेस नुमा कोई चीज है तो उसको हम लोग टेबल कह सकते हैं। ठीक, एक बेसिक चीज है। इसी तरह आदर्श प्रकार है कि मतलब अगर एक कोई मेज है, उसको मेज क्यों मानेंगे हम लोग? क्योंकि उसके 4 पैर हैं और उस पे एक सरफेस है जिसपे हम लोग कुछ रख सकते हैं, रख के पढ़ सकते हैं, रख के खा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो पूरी हो रही है। तो आदर्श प्रकार इसका मतलब ये नहीं कि जो सबसे अच्छा हो, आइडियल टाइप का मतलब ये नहीं कि जो सबसे अच्छा हो। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो है आइडियल टाइप वो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो पूरी हो रही है। ठीक, किसी भी चीज के होने ना होने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, तो जैसे सोशल मोमेंट किसको कहेंगे? सोशल मोमेंट किसको कहेंगे? ये अगर आप मैक्स वेबर के आइडियल टाइप के अकॉर्डिंग अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है? एक गैदरिंग ऑफ पीपल होना चाहिए और एक कॉमन मोटिव होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन मोटिव होना चाहिए, और जो किसी भी चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे हो उसको आप सोशल मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक, अब वो अच्छा सोशल मूवमेंट है या नहीं अच्छा सोशल मूवमेंट है, इस सबसे मतलब नहीं। वैसे तो अगर हम लोग कहें कि आइडियल सोशल मूवमेंट क्या होगा, तो आइडियल सोशल मूवमेंट मतलब जो बहुत अच्छा सोशल मूवमेंट हो रहा है उसको ही हम लोग आइडियल सोशल मूवमेंट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि बेसिक क्या है। तो मैक्स वेबर कहते हैं बेसिक चीज क्या है। आप किसी भी चीज को अगर सोशल मूवमेंट कह रहे हैं तो वो सोशल मूवमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कहने के लिए, कि किसी भी चीज को, किसी भी गैदरिंग को आप सोशल मोमेंट कहेंगे, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन मोटिव होना चाहिए। तो ये पूरा हो रहा है तभी आप उसको सोशल मोमेंट कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। तो आइडियल टाइप और ये चीज कैसे होती है? जैसे आपसे मैंने जब शुरू में बोला कि टेबल, तो आपके माइंड में तुरंत आ गया कि टेबल कैसा होता है, टेबल का शेप आपके माइंड में बन गया। तो ये क्या, एक तरह का मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, आपके माइंड में बना होता है पहले से। ठीक, अगर कोई लाके आपको दे दे, कोई चेयर लाके दे दे, कह दी ये टेबल है, तो आपका माइंड तुरंत कह देगा कि नहीं ये टेबल नहीं है बल्कि क्या है, चेयर है। तो ये मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, वो बन चुका है आपके माइंड में। ठीक, ये टेबल आप किसको कहेंगे? इसी तरह से सारी चीजों की, जो सोसाइटी में जितने भी फिनोमेना होते हैं, सारी चीजों के बारे में आपके पास एक आइडियल टाइप होती है, एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट बना होता है। ठीक, और उसी हिसाब से आप लोगों को, चीजों को या जो भी फिनोमेना होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो समझ में आ गया आइडियल टाइप या आदर्श प्रकार क्या होता है? A common mental construct in social sciences derive from observable reality through not conforming to it in detail because of deliberate simplification and exaggeration. अवलोकनीय वास्तविकता से प्राप्त सामाजिक विज्ञानों में एक सामान्य मानसिक निर्माण हालांकि जानबूझकर सरलीकरण और अतिशयोक्ति के कारण इसके अनुरूप नहीं है। ठीक, वेबर डिस्क्राइब 4 कैटेगरीज ऑफ आइडियल टाइप ऑफ बिहेवियर। तो आइडियल टाइप ऑफ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, यानी कि एक बिहेवियर का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये वेबर ने 4 टाइप बताए हैं। ठीक, वेबर डिस्क्राइब 4 कैटेगरीज ऑफ आइडियल टाइप ऑफ बिहेवियर। वेबर ने आदर्श प्रकार की 4 श्रेणियों का वर्णन किया है। अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ज्वेक रेशनल। ज्वेक रेशनल क्या है? गोल रेशनलिटी। जो एक रेशनल यानी कि गोल रेशनलिटी, जहां पे आपका एक गोल होता है और उसी गोल के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, बिहेवियर होता है। उसी गोल के अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर बदलते हैं या चेंज करते हैं, या आप उसी तरह के बिहेवियर बनाते हैं। ठीक, यानी कि आप गोल मोटिवेटेड होता है।
ठीक, जैसा आपका गोल होगा वैसा आपका बिहेवियर होगा। इसी को ज़ोइक रेशनल कहा जाता है। तो ये आइडियल टाइप है। ठीक, ज़ोइक रेशनल, गोल रेशनलिटी। ठीक, लक्ष्य तर्क संगता, जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसा आपका व्यवहार होगा। ठीक, जैसा लक्ष्य होगा वैसा व्यवहार होगा। ठीक, सो वेबर्स ने आदर्श प्रकार की 4 श्रेणियों का वर्णन किया है। सबसे पहले आता है लक्ष्य तर्कसंगता यानी कि जो इक्वेशनल, जिसमें क्या बताया गया कि जैसा आपका लक्ष्य होगा वैसा आपका व्यवहार होगा। ठीक, उसके बाद आता है रिट रेशनल यानी कि वैल्यू रेशनलिटी। वर्ड रेशनल यानी कि मूल तर्कसंगता, जैसा आपकी वैल्यू होगी उसी बेस पे आपका बिहेवियर होगा। ठीक, मूल तर्कसंगता यानी कि जैसा मूल्य होगा वैसे ही आप व्यवहार अपना करेंगे। दूसरा आता है अफेक्चुअल। ठीक, दूसरा आता है अफेक्चुअल इमोशनल रेशनलिटी। अफेक्चुअल यानी कि इमोशनल रेशनलिटी, आप अपने इमोशन के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। जैसे एक मदर का जो है इमोशन अपने बच्चे के प्रति, अपने चाइल्ड के प्रति अलग होता है। ठीक, चाइल्ड अगर कुछ गलत भी कर रहा होगा तब भी वो इमोशनल एक्शन के जरिए ही उसको सही ठहराएगी। तो ये क्या एक तरह का इमोशनल है, इमोशनल बिहेवियर है उसका। ठीक है, जबकि अगर बाहर हम लोग निकल के देखें रोड पे, अगर कोई कुछ गलत कर रहा होगा तो हम उसको गलत मान लेते हैं, लेकिन अगर वही बच्चा ही गलत मान रहा है तो नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका इमोशन जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं अफेक्चुअल या इमोशनल रेशनलिटी। ठीक, प्रभावशाली, भावनात्मक, जिसमें भावना जुड़ी हुई होती है। ठीक, तो भावना बहुत सी चीजों को अच्छा भी कर देती है और बहुत सी चीजों को खराब भी कर देती है। ठीक, ट्रेडिशनल क्या है? कस्टम, अनकॉन्शियस हैबिट्स, ऐसी चीजें जो आपके ट्रेडिशन में होती हैं, ठीक, पारंपरिक होती हैं, वो आप करते ही हैं, उसका कोई रीजन नहीं होता है, लेकिन उस तरह के आपका बिहेवियर होता है। ट्रेडिशनल क्या है? जैसे आपके घर में कोई आया तो आप उसको सलाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल है। ठीक, ये किसी भी चीज से आपका कोई मकसद नहीं होता है, कोई गोल नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है आपकी उससे, लेकिन चूंकि ये ट्रेडिशन है आपका इसलिए आप ये करते हैं, ये आपकी परंपरा है इसलिए आप ये करते हैं। ठीक, मैक्स वेबर ने कहा है कि आइडियल टाइप इज अ मेजरिंग रॉड। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आइडियल टाइप को मैक्स वेबर ने क्या कहा था? मेजरिंग रॉड कहा था। ठीक, मेजरिंग रॉड क्या है? जिससे आप किसी चीज को नापते हैं, वो क्या है? एक मेजरिंग रॉड है। ठीक, आदर्श प्रकार एक मापने वाली छड़ी, एक मापने वाली छड़ी। जैसे मैंने टेबल का एग्जांपल दिया था कि 4 पैर हों और एक सरफेस हो तो उसको आप टेबल कह सकते हैं। तो ये आप माप रहे हैं ना उसको, कि किसको आप टेबल कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप को एक मेजरिंग रॉड कहा है, आदर्श प्रकार को मापने वाली छड़ी कहा है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वर्स्टहैंड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मैक्स वेबर का। वर्स्टहैंड, वर्स्टहैंड क्या है? वर्स्टहैंड इज अ जर्मन टर्म दैट मीन्स अंडरस्टैंड। एक जर्मन टर्म है जिसका क्या मतलब होता है? समझना, अंडरस्टैंड करना या समझना, परसीव या परसीव करना। ठीक, नो या जानना, एंड कंप्रीहेंड द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ फेनोमेना। किसी भी फेनोमेना को समझना, उसके नेचर को समझना, उसकी सिग्निफिकेंस को समझना, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? वर्स्टहैंड में आ जाती हैं। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि कोई भी जो एक्शन है उसका सिग्निफिकेंस, उसका नेचर, उस सारी चीजों को समझना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहा है वर्स्टहैंड। वर्स्टहैंड का सिंपल मीनिंग है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। ठीक, वर्स्टहैंड एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है किसी घटना की प्रकृति, महत्व और महत्व को समझना, अनुभव करना, जानना और समझना। ठीक, तो किसी कोई भी घटना हो रही है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या महत्व है, ये सारी चीजों को समझना, उसका अनुभव करना या उसको जानना समझना, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? वर्स्टहैंड में आ जाती हैं। तो वर्स्टहैंड एक कॉन्सेप्ट है मैक्स वेबर का जिसमें वो कहते हैं कि जो भी फेनोमेना है या जो भी एक्शन हो रहे हैं सोसाइटी में, जो भी कार्य हो रहे हैं उसको समझने के लिए आपको एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए, एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। इसी को उन्होंने वर्स्टहैंड कहा है। ठीक,
To grasp our grasp or comprehend the meaning intended or expressed by another. ठीक, सो जो भी एक्शन कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि उसने कौन सी मीनिंग जोड़ने के लिए वो एक्शन किया है। कोई भी आदमी एक्शन करता है तो उसका कोई मतलब होता है तभी करता है। ठीक, सो क्या मीनिंग निकालने के लिए उस आदमी ने वो एक्शन किया है उसको समझना जरूरी होता है, उसको कंप्रीहेंड करना जरूरी होता है। Weber used the term to refers to the social scientist's attempt to understand both the intention and the context of human action. तो वेबर ने इस टर्म का इस्तेमाल क्यों किया है ताकि ये सोशल साइंटिस्ट को हेल्प कर सकें कि वो जब जब भी किसी ह्यूमन एक्शन को समझने के लिए जाएं तो उनको ये जरूरी है ये समझना कि जो एक्टर है जो वो एक्शन कर रहा है उसकी इंटेंशन क्या थी या उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसकी इंटेंशन क्या थी या वो कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी होगा। हर सोशल सोशल साइंटिस्ट जो भी होंगे वो जब भी किसी ह्यूमन एक्शन को समझेंगे तो एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि एक्टर की इंटेंशन क्या थी वो एक्शन करने के लिए या वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो एक्शन कर रहा है। ठीक, बहुत सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट बदलने के साथ साथ मीनिंग भी बदल जाती है। तो मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि उसकी इंटेंशन क्या थी। इंटेंशन के साथ साथ आपको वो कॉन्टेक्स्ट देखना होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। ठीक, तभी उसकी रियल मीनिंग आप समझ पाएंगे। इसी का नाम दिया है मैक्स वेबर ने वर्स्ट है। टू grasp or comprehend the meaning intended or expressed by another, Weber used the term to refer to the social scientist's attempt to understand both the intention and the context of human action. ठीक, दूसरे के द्वारा अभिप्राय या अभिव्यक्त अर्थ को समझना या समझना। वेबर ने इस शब्द का प्रयोग मानव क्रिया के इरादे और संदर्भ दोनों को समझने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक के प्रयास को संदर्भित करने के लिए किया है। यानी कि वर्स्टहन जो शब्द है उसका इस्तेमाल वेबर ने क्यों किया है ताकि जो भी सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो जब क्रिया को समझना चाहते हैं, क्रिया का मतलब समझना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो भी क्रिया कर रहा है यानी कि जो करता है वो उसके बारे में देखे, उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, उसके संदर्भ में देखे कि वो जो है उसका इरादा क्या था वो कार्य करने के लिए या किस संदर्भ में उसने वो कार्य किया है। तभी वो उसकी सही अर्थ को समझ सकता है, तभी वो किसी भी कार्य के सही अर्थ को समझ सकता है। तो एक सही अर्थ को समझने के लिए वेबर ने एक तरीका बताया है, उसी तरीके का नाम दिया है वर्स्टहन। ठीक, सो दूसरे के द्वारा अभिप्राय या अभिव्यक्त अर्थ को समझने के लिए वेबर ने इस शब्द का प्रयोग किया है। मानव क्रिया के इरादे और संदर्भ दोनों को समझने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक के प्रयास को संदर्भित करने के लिए इस शब्द का उपयोग वेबर ने किया है। ठीक, नेक्स्ट आता है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन के बारे में वेबर क्या कहते हैं, सामाजिक कार्य के बारे में वेबर क्या कहते हैं, ये देखते हैं हम लोग। So, according to standard interpretation, Weber conceived of sociology as a comprehensive science of social science. ठीक, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वेबर ने सोशोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है। तो वेबर कहते हैं कि सोशोलॉजी एज ए कम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। सोशोलॉजी क्या है, कम्प्रिहेंसिव साइंस है किसकी, सोशल एक्शन। ठीक, सो वेबर ने सोशोलॉजी को इसी तरह डिफाइन किया है कि सोशोलॉजी इज अ कम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। तो ये एक डेफिनेशन हो गई सोशोलॉजी की। कभी भी आपसे एग्जाम में अगर पूछता है कि किसने जो है सोशोलॉजी को एज कम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन कहा है तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। या इसका उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वेबर हाउ डज वेबर डिफाइन सोशोलॉजी। तो वेबर डिफाइन सोशोलॉजी एज अ कम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। ठीक, सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में सबसे पहले समाज शास्त्र को कैसे वेबर जो है उसकी व्याख्या करते हैं। समाज शास्त्र के बारे में वेबर क्या कहते हैं, तो मानक व्याख्या के अनुसार वेबर ने समाजशास्त्र की कल्पना सामाजिक क्रिया के व्यापक विज्ञान के रूप में किया है। तो समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक क्रिया का व्यापक विज्ञान है। ठीक, समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक क्रिया का व्यापक विज्ञान है। तो सामाजिक अर्थ, सामाजिक कार्य में सबसे पहले जो वेबर हैं उन्होंने समाजशास्त्र की जो व्याख्या है, जो परिभाषा है उसको बताया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा है। His initial theoretical focus is on the subjective meaning that human attach to their action. ठीक,
सो शुरुआत के दौर में इनिशियल थ्योरेटिकल फोकस, यानी कि शुरुआत के दौर में उन्होंने फोकस किया किस पे, कि जो ह्यूमन एक्शन करते हैं उनका क्या सब्जेक्टिव मीनिंग होता है वो एक्शन करने के लिए, यानी कि उनका खुद का क्या मकसद होता है उस एक्शन को करने के लिए, ये समझने की कोशिश करते हैं मैक्स वेबर सबसे पहले शुरुआत में। ठीक। एंड इंटरेक्शन विद इन स्पेसिफिक सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक। और जो भी वो एक्शन करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, तो मैंने पहले ही बताया कि इस कॉन्टेक्स्ट को समझना है और मीनिंग को समझना है, उनका मकसद क्या था और कॉन्टेक्स्ट क्या था, इन दोनों चीजों को समझना है। तो यही शुरुआती दौर में जो उनकी थ्योरीज थी वो यही बताती थी कि आपको जो भी ह्यूमन एक्शन हो रहे हैं या इंटरेक्शन हो रहे हैं उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि वो उसमें क्या सब्जेक्टिव मीनिंग जोड़ रहे हैं, यानी कि उनका मकसद क्या था वो कार्य करने के लिए या वो इंटरेक्शन करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। ठीक। सो हिज theoretical focus is on the subjective meaning that human attach to their actions and interaction within a specific social context। ठीक। उनका प्रारंभिक सैद्धांतिक ज्ञान व्यक्तिपरक अर्थ पर है, यानी कि एक आदमी, एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है या समाज में अंततः क्रिया कर रहा है, उसके लिए उसका व्यक्तिपरक अर्थ क्या है, यानी कि उसका खुद का मकसद क्या था। ठीक। सो उनका प्रारंभिक सैद्धांतिक ध्यान व्यक्तिपरक अर्थ पर है जो मनुष्य विशेष सामाजिक संदर्भों के भीतर अपने कार्य और अंततः क्रियाओं से जोड़ते हैं। ठीक। तो जब वो कार्य करते हैं या अंततः क्रिया करते हैं तो अपना व्यक्तिपरक अर्थ क्या जोड़ते हैं उसके साथ वो, और किस संदर्भ में करते हैं वो कार्य, ये सारी चीजों को समझना उनकी शुरुआत के दौर की जो प्रारंभिक सैद्धांतिक ध्यान था वो इसी पे था। ठीक। वेबर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 4 मेजर टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। वेबर ने 4 मेजर टाइप ऑफ सोशल एक्शन बताया है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो चारों कौन कौन से एक्शन हैं। वेबर 4 प्रमुख प्रकार के सामाजिक क्रिया में अंतर करते हैं, यानी कि 4 तरह के सामाजिक क्रिया के बारे में बात किया है वेबर ने। वो कौन कौन से हैं चारों? तो सबसे पहले आता है जोइक रेशनल। जोइक मतलब होता है रेशनल लीगल। ठीक। जोइक रेशनल यानी कि रेशनल लीगल, जहां पे आपका गोल जुड़ा होता है, गोल जुड़ा होता है। ठीक। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग रेशनल लीगल चीजें क्या होंगी, कैसे करना है, उसी तरह आप करते हैं। तो जोइक रेशनल यानी कि रेशनल लीगल एक्शन, तो ये याद रखना है। जोइक रेशनल एक्शन, रेशनल लीगल एक्शन। जोइक रेशनल एक्शन तर्क संगत कानूनी क्रिया। ठीक। अफेक्शन, अफेक्टिव एक्शन। उसके बाद आता है वर्ड रेशनल, ये छूट गया था, वर्ड रेशनल, वैल्यू रेशनल, जिससे आपकी वैल्यू जुड़ी होती है वो कार्य आप करते हैं। ठीक। तो ये 4 अलग अलग टाइप के सोशल एक्शन के बारे में बात किया है मैक्स वेबर ने। सबसे पहला है जोइक रेशनल, यानी कि जिसको रेशनल लीगल कहा जाता है। वर्ड रेशनल, जिसको वैल्यू रेशनल कहा जाता है, यानी कि मूल वाजिब कहा जाता है। ठीक। जो मूल पे आधारित हो उसको वर्ड रेशनल कहा जाता है। और तीसरा है अफेक्टिव एक्शन। अफेक्टिव एक्शन यानी कि भावनात्मक क्रिया जो पेरेंट्स अपने चाइल्ड के साथ करते हैं या अपने किन रिलेटिव के साथ करते हैं, उन्हीं को अफेक्टिव एक्शन कहा जाता है। ठीक। ट्रेडिशनल एक्शन, और चौथा आता है ट्रेडिशनल एक्शन। तो बहुत सारे एक्शन हम लोग करते हैं समाज में जो ट्रेडिशनल होते हैं, परंपरागत होते हैं, पारंपरिक होते हैं। ठीक। पारंपरिक होते हैं, हमारी परंपरा से जुड़े होते हैं, इसलिए हम वो एक्शन करते हैं। ठीक। तो ये चारों एक्शन आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, सिर्फ टाइप पूछे जाते हैं। तो टाइप आपको याद रखना है, जोइक रेशनल, रेशनल लीगल, ठीक, वर्ड रेशनल, वैल्यू रेशनल, अफेक्टिव एक्शन और ट्रेडिशनल एक्शन। ठीक। जोइक रेशनल क्रिया यानी कि तर्क संगत कानूनी क्रिया, वर्ड रेशनल यानी कि मूल संगत क्रिया, और भावनात्मक क्रिया, और चौथा है पारंपरिक क्रिया। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी कैन बी कंसीडर टू बी अ पार्टिकुलर केस ऑफ रेशनलाइजेशन। ब्यूरोक्रेसी कैन बी कंसीडर टू बी अ पार्टिकुलर केस ऑफ रेशनलाइजेशन। ये क्या है? एक तरह का रेशनलाइजेशन है। किसी भी चीज को आप जब रेशनलाइज करते हैं यानी कि गोल और मीन से जोड़ते हैं तो उसी को रेशनलाइजेशन कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी कैन बी कंसीडर्ड टू बी द पार्टिकुलर केस ऑफ रेशनलाइजेशन
और रेशनलाइजेशन अप्लाइड टू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, या आप जब जो है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में रेशनलाइजेशन अप्लाइड करते हैं तो उसी को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। ब्यूरोक्रेसी कैन बी कंसीडर्ड टू बी द पार्टिकुलर केस ऑफ रेशनलाइजेशन और रेशनलाइजेशन अप्लाइड टू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। नौकरशाही को युक्तिकरण या मानव संगठन पर लागू युक्तिकरण का एक विशेष मामला माना जा सकता है। Bureaucratic coordination of human action, Weber believed, is the distinctive mark of modern social structure. तो जो मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर है वहां पे सारे जो ह्यूमन एक्शन है वो ब्यूरोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन से चलते हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक तरीके से चलते हैं। सारी चीजों में रेशनलाइजेशन होता है, यानी कि सारी चीजें एक रेशनल लीगल एक्शन के बेस पे ही होती है। ठीक, सो ब्यूरोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन, वेबर बिलीव, इज द डिस्टिंक्टिव मार्क ऑफ मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी मॉडर्न सोशल स्ट्रक्चर हैं वो ब्यूरोक्रेसी के बेस पे ही बनते हैं। अब ठीक, वेबर का मानना था कि मानव क्रिया का नौकरशाही समन्वय आधुनिक सामाजिक संरचना की विशेष पहचान है। यानी कि वेबर का ये मानना है कि जो भी मानव क्रिया का नौकरशाही समन्वय है आधुनिक समाज में, वो अभी क्या है, नौकरशाही के बेस पे। जो आधुनिक समाज में जो भी संरचनाएं हैं वो किस बेस पे चल रही हैं, नौकरशाही के बेस पे चल रही है, यानी कि सारी चीजों में क्या है, नौकरशाही आ चुकी है। ठीक, in order to study these organizations both historically and in contemporary society, Weber developed the characteristics of an ideal type of bureaucracy. इसको स्टडी करने के लिए वेबर ने डेवलप किया कि एक ब्यूरोक्रेसी का क्या आइडियल टाइप हो सकता है, यानी कि किस चीज को आप ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। ठीक, ब्यूरोक्रेसी किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ये कहने जा रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है तो किस बेस पे आप कहेंगे, उसका एक आइडियल टाइप जो है मैक्स वेबर ने डेवलप कर लिया है। ठीक, ऐतिहासिक और समकालीन समाज दोनों में इन संगठनों का अध्ययन करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रकार की नौकरशाही की विशेषताओं का विकास किया है, यानी कि एक आदर्श प्रकार जो है उन्होंने उसका विकास कर लिया है कि किस चीज को आप नौकरशाही कह सकते हैं, किसी भी संगठन को आप कैसे कह सकते हैं कि ये नौकरशाही के बेस पे है। ठीक, सो उसी का इन्होंने आदर्श प्रकार डेवलप किया है, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कह सकते हैं आप। ठीक, नौकरशाही की विशेषता कह सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है। ठीक, नौकरशाही की विशेषता क्या है या नौकरशाही का आदर्श प्रकार क्या है, दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है तो सेम आंसर होगा। ठीक, सो सबसे पहले है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में हमेशा हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है। कोई अपर पोस्ट पे होता है, कोई उससे लोअर पोस्ट पे होता है, कोई उससे लोअर पोस्ट पे होता है। जैसे डीएम होगा, फिर एडीएम होगा, फिर एसडीएम होगा। ठीक, इस तरह से ब्यूरोक्रेसी बटी होती है। तो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है। ठीक, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, कोई सबसे ऊंची पोस्ट पे होता है, कोई उससे नीची पोस्ट पे होता है, फिर कोई उससे नीची पोस्ट पे होता है, फिर कोई उससे नीची पोस्ट पे होता है। इसी तरह हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है। शक्ति का पदानुक्रम होता है, यानी कि पद बांटे जाते हैं, किसके पास कितनी शक्ति होगी। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा शक्ति वाला होता है, फिर उससे कम शक्ति वाला होता है, फिर उससे कम शक्ति वाला होता है। तो नौकरशाही का आदर्श प्रकार यही है, नौकरशाही की विशेषता यही है पहली, कि इसमें शक्ति का पदानुक्रम होता है। ठीक, ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप या ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहली इसमें हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है। इम्पर्सनालिटी, इसमें कोई भी रिश्तेदारी नहीं जोड़ी जाती है, सारी चीजें इम्पर्सनल होती है, यानी कि इसमें कोई पर्सनल चीजें नहीं जुड़ी होती। ठीक, एक डीएम होगा, उस वो लोगों से बात कर रहा है तो पर्सनली उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक संगठन से जुड़ा है, एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है जो ब्यूरोक्रेसी के बेस पे है, तो वो काम कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इम्पर्सनालिटी होती है। होना तो चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, क्योंकि आपकी पहचान का अगर कोई डीएम है तो आपका पहले काम कर देगा। ठीक, तो इम्पर्सनालिटी होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी आइडियल, किसी भी ब्यूरोक्रेसी की, किसी भी आइडियल ब्यूरोक्रेसी की। ठीक, किसी भी आदर्श प्रकार नौकरशाही का ये जो है विशेषता है कि वो अवैयक्तिक होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी व्यक्तिगत मकसद नहीं जुड़ा होना चाहिए। रिटन रूल्स एंड कंडक्ट होते हैं, तो इसमें सारे रिटन रूल्स एंड कंडक्ट होते हैं, कैसे आपको काम करना है, किसकी कितनी शक्ति होगी, किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, कितना पावर होगा, ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। ठीक,
रिटन रूल्स एंड कंडक्ट के जरिए ये ब्यूरोक्रेसी चलती है। आचरण के लिए लिखित नियम होते हैं, आपका व्यवहार कैसा होगा, आचरण कैसा होगा, किस तरह से काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, कितना आप काम कर सकते हैं, कितनी शक्ति होगी आपकी, ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। ठीक। प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट, यहाँ पे प्रमोशन होता है वो अचीवमेंट के बेस पे होता है, आपकी पर्सनल पहचान के बेस पे नहीं होता है, बल्कि आप जितना अचीवमेंट होगा, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, उसी हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। ठीक, इसी प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट का यही मतलब है कि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, उतनी ही अच्छी पोस्ट आपको दी जाएगी। ठीक, उपलब्धि के आधार पर यहाँ पे पदोन्नति होती है, यानी कि पद जो भरे जाते हैं, यानी कि कौन किस पद पे होगा, ये आपकी उपलब्धि के बेस पे होता है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे होता है, या जो भी उसके क्राइटेरिया होते होंगे, लेकिन उसी के बेस पे ये सारी चीजें होती हैं। ठीक। स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कौन क्या काम करेगा, ये सारी चीजें फिक्स होती है। एक डीएम क्या काम कर सकता है, उसकी एरिया सारी फिक्स होती हैं। एक आईपीएस क्या काम कर सकता है, उसकी एरिया सारी फिक्स होती हैं, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, श्रम का विशेष विभाजन होता है। एफिशिएंसी, यानी कि इनके पास क्षमता होती है ये सारे काम करने की, एफिशिएंसी होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्यूरोक्रेसी की, या आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। hierarchy of authority, impersonality, written rules of conduct, promotion based on achievement, specialized division of labor, efficiency, शक्ति का पदानुक्रम, अव्यक्तित्व, आचरण के लिए लिखित नियम, उपलब्धि के अनुसार पदोन्नति, श्रम का विशेष विभाजन, क्षमता, ये सारी चीजें क्या हैं, आदर्श प्रकार हैं किसी भी नौकरशाही की विशेषता है। ठीक। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? अच्छा, अथॉरिटी और पावर में एक सिंपल डिफरेंस है जो कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो मैं यहाँ पे बता दूं। पावर और अथॉरिटी में डिफरेंस ये है कि लेजिटिमेट पावर को अथॉरिटी कहते हैं। जब कोई चीज लीगल तरीके से कोई पावर मिलती है तो उसको अथॉरिटी कहा जाता है। ठीक, यानी कि रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए जो अथॉरिटी मिलती है, उसी को जो पावर मिलती है उसी को अथॉरिटी कहते हैं। लेजिटिमेट पावर अगर है तो उसको अथॉरिटी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, तो लेजिटिमेसी इसका आंसर हो। ठीक, एक पावर अथॉरिटी कब बन सकता है, जब वो पावर लेजिटिमेट हो जाए। ठीक, यानी कि लीगल तरीके से रूल्स के जरिए वो पावर दी जाए। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास कौन सी पावर है, लेजिटिमेट पावर है, इसीलिए ये माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक अथॉरिटी होती है ये काम करने की, क्योंकि उसको लेजिटिमेट पावर दी गई है वो काम करने की। ठीक। सो अधिकार और शक्ति में क्या फर्क है? जब कोई शक्ति जो है कानूनी तरीके से दी जाए किसी व्यक्ति को, तो वो अधिकार में बदल जाती है। यानी कि अगर कानूनी शक्ति है तो उसको आप अधिकार कह सकते हैं। ठीक, यही डिफरेंस है मेन पावर और अथॉरिटी में, शक्ति और अधिकार में। ठीक, तो ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार, इसीलिए मैं बता दिया हूँ। अगर रिपीट होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ लेजिटिमेसी का फर्क है। ठीक। Weber's discussion of authority relations also provide insight into what is happening in the modern world। ठीक, तो जो अथॉरिटी को जब बता रहे हैं तो मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों को वो डिस्क्राइब करते हैं। प्राधिकार संबंधों की वेबर की चर्चा आधुनिक विश्व में क्या हो रहा है, इसकी भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक, इसकी भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। On what basis do men and women claim authority over others? किस बेसिस पे एक विमेन या मेन जो है वो दूसरे के ऊपर अथॉरिटी क्लेम करते हैं। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, वो लोगों के ऊपर रूल करेगा, लोगों के ऊपर जो है शासन करेगा। ये किस बेसिस पे तय होता है, किस आधार पर पुरुष और महिलाएं दूसरों पर अधिकार का दावा करते हैं। यानी कि मेरा कोई अधिकार है दूसरे के ऊपर, तो ये दावा कैसे मैं कर सकता हूँ, किस बेसिस पे कर सकता हूँ। Why do men and women give obedience to authority figure? और हम क्यों उस अथॉरिटी को मानते हैं। जैसे एक पुलिस आई, आपने कोई गलत काम किया, पुलिस आई, ठीक,
पुलिस के पास अधिकार है आपको अरेस्ट करने के लिए, आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है। लेकिन क्यों हम उनकी बात को मानकर खुद गिरफ्तार होके जाते हैं थाने वगैरह में या जेल वगैरह में? ठीक। सो ये क्यों होता है, इसी का जवाब आपको दिया जाएगा। ऑन व्हाट बेसिस डू मेन एंड वुमेन क्लेम अथॉरिटी ओवर अदर? पुलिस के पास क्या अथॉरिटी है कि वो दूसरे को गलत काम करने से रोके? ठीक। और क्यों हम उस पुलिस की बात को मानते हैं? ये दोनों क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक। On what basis do men and women claim authority over others? Why do men and women give obedience to authority figure? किस आधार पर पुरुष और महिलाएं दूसरों पर अधिकार का दावा करते हैं? पुरुष और महिलाएं प्राधिकरण के आंकड़ों का पालन क्यों करते हैं? ठीक। तो एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि अधिकार कैसे मिलता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उस अधिकार को हम मानते क्यों हैं, उसका पालन क्यों करते हैं। He uses the ideal type to begin to address these questions. उन्होंने आइडियल टाइप का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। उन्होंने आदर्श प्रकार का इस्तेमाल करके इन सवालों का समाधान बताया। वेबर डिस्टिंग्विशेस 3 मेन टाइप ऑफ अथॉरिटी। तो वेबर ने 3 मेन टाइप की अथॉरिटी के बारे में बात किया और उसी में इसका जवाब है। ठीक। वेबर ने सत्ता के 3 मुख्य प्रकारों की पहचान की है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो एक आदमी है, हम उसको पारंपरिक तरीके से अपनी परंपरा में, चूंकि हमारे परंपरा में कहा गया है कि हम उसकी अथॉरिटी को माने, उसका पालन करें, इसीलिए हम उसको मानते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या हो सकती है? साधु संत हैं, मौलवी मुल्ला हैं, या मतलब पादरी वगैरह हैं। ये सारे लोग क्या हैं? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। हम इसकी बात, इनका पालन क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से ये चलता आ रहा है, या हम अपने बाप दादा की इज्जत या मतलब उनकी अथॉरिटी क्यों मानते हैं, उनका पालन क्यों करते हैं? क्योंकि ये ट्रेडिशनल में, हमारी परंपरा में ये है कि हमको अपने से बड़ों की बात मानना चाहिए। तो ये क्या है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो किसी किसी के पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, जैसे बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं, ठीक, या बी आर अम्बेडकर हैं। अब इनकी बातों को हम लोग क्यों मानते हैं? ठीक, क्योंकि ये ट्रेडिशनल, हमारे जो है ट्रेडिशन से जुड़े हैं, हमारी परंपरा से जुड़े हैं। या कुछ लोगों के पास अथॉरिटी होती है, साधु संत हैं, पादरी हैं, मुल्ला मौलवी, इन सबके पास अथॉरिटी होती है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। ठीक। पारंपरिक प्राधिकरण होता है इनके पास, तभी हम मानते हैं। ठीक। दूसरा क्या है? रेशनल लीगल अथॉरिटी। रेशनल लीगल अथॉरिटी, जिनको कानून के जरिए अथॉरिटी दी गई। ठीक, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, जज है, पुलिस है, ये सबको की कानून के जरिए अथॉरिटी दी गई, रेशनल लीगल अथॉरिटी है, इसीलिए हम इनकी बात मानते हैं। तर्क संगत कानूनी प्राधिकरण, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री हैं, या जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, या पुलिसिंग सिस्टम है, ये सारी लोगों की अथॉरिटी जो है वो तर्क संगत कानूनी होती है। कानून ने ही इनको अथॉरिटी दिया, इसीलिए हम इसको मानते हैं। तीसरी क्या है? करिश्मेटिक। करिश्मेटिक कहते हैं किसी एक आदमी के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो दूसरे से अपनी बात मनवा सके। जैसे आपका कोई ग्रुप है, उसका जो लीडर होता है, ठीक, तो उसके पास ये क्वालिटी होती है कि वो अपने ग्रुप को अपनी बात मनवा सके। उसी को करिश्मेटिक अथॉरिटी कहा जाता है। जैसे गांधी जी क्या है? एक करिश्मेटिक अथॉरिटी। गांधी क्या है? एक करिश्मेटिक अथॉरिटी। गांधी की बात क्यों मानते हैं? क्योंकि गांधी के पास ये एबिलिटी थी कि वो अपनी बात दूसरे को मनवा सके। ठीक। गांधी जी ने जब कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे उसको, कि जहां पे आप सपोर्ट ना करें अंग्रेजी सरकार को, उस ऐसा करना है कि आपको सपोर्ट नहीं करना अंग्रेजी सरकार को। एक ही बार इन्होंने कहा था, लेकिन सारे लोगों ने माना। क्यों माना? क्योंकि गांधी के पास एक करिश्मेटिक अथॉरिटी थी। ठीक। करिश्मा था उनके अंदर। करिश्मेटिक कहते हैं किसी ऐसी एबिलिटी जिससे आप अपने ग्रुप को अपनी बात मनवा सकें। तो ये गांधी जी के पास ये अथॉरिटी थी, ये एबिलिटी थी कि वो दूसरे को अपनी बात मनवा सके। तो ऐसी एबिलिटी को करिश्मेटिक अथॉरिटी कहा जाता है। जैसे अभी आपने कोई मूवमेंट चलाया, तो उसमें एक लीडर होता है। अब लीडर के पास ना ही कानून ने उसको कोई अधिकार दिया है कि दूसरे के ऊपर अपनी अथॉरिटी चलाएं, ना ही आपके किसी ट्रेडिशन में ही कहा गया है कि आप अपनी लीडर की बात माने। लेकिन उसके पास चूंकि ऐसी एबिलिटी है कि वो दूसरे को अपनी बात मनवा सकता है, अपनी बात कह के, चाहे किसी भी तरीके से, तो इसी को करिश्मेटिक अथॉरिटी कहा जाता है। ठीक।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी है, अनुसंधान क्रियाविधि पढ़ी है, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू फ्री, वैल्यू रिलेवेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो मैक्स वेबर के हैं। मूल मुक्त, मूल तथार्थता, मूल प्रासंगिकता, ये सारी कॉन्सेप्ट जो है वो मैक्स वेबर के हैं। आइडियल टाइप हम लोगों ने पढ़ा है, आदर्श प्रकार, जिसमें हम लोगों ने आइडियल टाइप ऑफ बिहेवियर पढ़ा है, गोल जो एक रेशनल, वर्ड रेशनल और ट्रेडिशनल और अफेक्चुअल। ठीक, वर्ड रेशनल प्रभावशाली और पारंपरिक। वर्स्टेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्स्टेन क्या होता है, किस लिए वेबर ने इसको बताया है। ठीक, सोशल एक्शन पढ़ा हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन पढ़ा है। ठीक, वर्ड रेशनल, जो एक रेशनल, अफेक्टिव और ट्रेडिशनल। वर्ड रेशनल, जो एक रेशनल, भावनात्मक और पारंपरिक। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, नौकरशाही। नौकरशाही की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, आइडियल टाइप्स क्या होते हैं, नौकरशाही की विशेषताएं क्या होती हैं, या उसके आदर्श प्रकार क्या होते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं कि क्या क्या होनी चाहिए। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, इम्पर्सनालिटी होनी चाहिए, रिटर्न रूल ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, प्रमोशन बेस्ड ऑन अचीवमेंट होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, शक्ति का पदानुक्रम होना चाहिए, अव्यक्तित्व होना चाहिए, आचरण के लिए लिखित नियम होना चाहिए, उपलब्धि के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए, श्रम का विशेष विभाजन होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद अथॉरिटी हम लोगों ने पढ़ा है कि अथॉरिटी में लोग किसी की अथॉरिटी को एक्सेप्ट क्यों करते हैं और उनकी बातों को क्यों मानते हैं। इसके जवाब में उन्होंने 3 टाइप की अथॉरिटी की बात की है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, रेशनल लीगल अथॉरिटी और करिश्मेटिक अथॉरिटी। पारंपरिक प्राधिकरण, तर्क संगत कानूनी प्राधिकरण और करिश्माई प्राधिकरण। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। कल हम लोग फिर से इनके और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, या इससे पहले जो भी क्लासेज हमारी हो चुकी हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको करना है, 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। Any question you can ask. नहीं है कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।